बच्चे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? देखें, ये एक ऐसी फोर्स होती है जो कि ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जो ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर पाथ में मूव करवाए रखती है, ऐसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लाइक दैट इफ आई टॉक अबाउट दिस फिगर, ये देखिए बच्चों, इसमें एक स्ट्रिंग के साथ जैसे पत्थर को बांध के घुमाया गया, तो वो वाली फोर्स जो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और उसकी डायरेक्शन बच्चे टुवर्ड्स द सेंटर है। क्योंकि ये देखिए, अगर इसकी डायरेक्शन जैसे इस फिगर में देखें, इसको मोर क्लियरली फॉर्म में देखें, तो ये तमाम देखिए, ये जो एरो है ये किसकी तरफ जा रहा है? सेंटर की तरफ जा रहा है ना बच्चों। देखो ये एरो सेंटर की तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन बच्चों किस तरफ है? सेंटर की तरफ है। क्योंकि अगर सेंटर की तरफ नहीं होगी बच्चों, तो फिर तो इसको सर्कुलर पाथ में मूव ही नहीं करना चाहिए, इसे तो जो है वो बाहर की तरफ चले जाना चाहिए, सर्कल में नहीं बल्कि स्ट्रेट मूव कर जाना चाहिए। लेकिन जो पत्थर है वो सर्कुलर मूव कर रहा है, क्योंकि जो फोर्स लग रही है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, जिसने उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने पे मजबूर कर दिया है। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर है। और उसके बाद इसको जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट होती है। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, छोटा सा एरो। जब वो वहां पे आएगा तो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह जब यहाँ पे आएगा तो हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह ये भी। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। इसमें भी आपने वो एग्जांपल देनी है कि आपने एक रस्सी के साथ पत्थर को बांध लेना, सर्कुलर मूव करवाना है। अब बच्चों होगा क्या कि जो इसके अंदर टेंशन होगी, वो रस्सी में जो टेंशन होगी वो प्रोवाइड करेगी इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि रस्सी ही इसके साथ बंधी हुई है और रस्सी इसको प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है बच्चों, जो कि इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही हो। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स देखे, रस्सी अगर टूट जाती है तो बच्चों क्या वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा? नो सर, नहीं मूव करेगा। इसलिए टेंशन जैसे ही खत्म होगी, जैसे ही रस्सी टूट जाएगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी, तो सर्कुलर पाथ में वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मूव करते हैं। बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है डेरिवेशन आपने लिखनी है, इसके ऊपर आपने हेडिंग भी देनी है डेरिवेशन। देखिए बच्चों, जैसे ये देखें, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जैसे कि मून है वो अर्थ के जो अराउंड मूव कर रहा होता है, तो उसकी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट होती है ना बच्चों। तो जो उसको मिल रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो रस्सी तो नहीं दे रही ना, यहाँ पे तो रस्सी नहीं है बच्चों, ऐसे ही है ना। तो फिर यहाँ पे कौन सी चीज है जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है? तो वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को खींच रही होती है। ठीक है बच्चों, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अप्लाई होती है मून के ऊपर, जिसकी वजह से वो जो मून है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? जैसे अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पे समझ लें आपके पास है अर्थ और ये है हमारे पास मून, लेट्स सपोज ये मूव कर रहा है। तो ये क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर ये देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से अप्लाई हो रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है बच्चे, जो इसको अप्लाई हो रही है। अब बच्चे देखिए, जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ऑब्जेक्ट में। देखिए बच्चे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होता है? v स्क्वायर ओवर r के इक्वल होता है। ये जो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय जो इसका रेडियस होता है उसके इक्वल होता है। इसकी बहुत बड़ी डेरिवेशन होती है AC इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। लेकिन ये आप सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जाके इसको चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे कि AC इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। इसका बड़ी सी एक डेरिवेशन है, लेकिन आपने यहाँ पे डायरेक्ट याद रख लेना है, कीप इट इन माइंड के एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होती है? AC इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। बच्चे आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। इन्होंने यहाँ पे 3.24 दिया है, लेकिन आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, जब हमें पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें पता है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, यानी F इज इक्वल टू ma। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि A की क्या वैल्यू है, AC की क्या वैल्यू है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, v स्क्वायर ओवर r। तो हम AC की जगह v स्क्वायर ओवर r लिख सकते हैं ना?
जी सर। तो बच्चों आ जाएगा FC इज इक्वल टू mv² ओवर r। इसके ऊपर आपने बॉक्स बना देना है और ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है। ये क्या है हमारे पास? सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू। अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है उसकी, यानी एक तो आपने उसकी डेफिनेशन ये बता देनी है कि वो वाली फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? mv² ओवर r आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये इक्वेशन 3.26 shows that the centripetal force needed by a body moving in a circular path depends on the mass of the body। देखिए ये फोर्स किन तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। एक तो मास पे डिपेंड कर रही है, दूसरा वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, और तीसरा जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे डिपेंड कर रही है। ये देखें, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, square of its velocity v and the reciprocal to the radius r of the circle। तो ये था बच्चों हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट।